नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए बात करेंगे आज हम लॉ ऑफ मोशन की। ठीक, पेज नंबर 90 पर, पेज नंबर 90 लॉ ऑफ मोशन चैप्टर का नाम है और इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी हमें। ठीक, पहली चीज फोर्स क्या होता है। लॉ ऑफ मोशन में फोर्स तो आप क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। कोई नई चीज तो है नहीं फोर्स के बारे में। यानी फोर्स क्या है, कहेंगे फोर्स इज पुश और पुल, मतलब जब हम धक्का दें या खींचे जो एक्ट करते हैं उस समय वो है फोर्स। ठीक, चलिए दूसरी बात, व्हेन इट इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, जब इसको अप्लाई किया जाता है किसी बॉडी पर, ठीक, तो स्टेट ऑफ बॉडी विल बी चेंज। तो बॉडी की जो स्टेट है यानी रेस्ट की स्टेट है तो हो सकता है वो मोशन में आ जाए, मोशन स्टेट में है तो हो सकता है रेस्ट में आ जाए। कुल मिला के मतलब स्टेट ऑफ बॉडी विल बी चेंज, और या फिर क्या हो सकता है बॉडी विल डिफॉर्म, या हो सकता है बॉडी डिफॉर्म हो जाए। दोनों बातें हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल डेफिनेशन है। यानी व्हेन इट इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी स्टेट ऑफ बॉडी विल बी चेंज और बॉडी विल डिफॉर्म। अच्छा, यूनिट क्या होती है तो कहेंगे न्यूटन होती है। सीजीएस यूनिट क्या होती है तो कहेंगे डाइन होती है। सीजीएस यूनिट डाइन, एमकेएस यूनिट न्यूटन या एसआई यूनिट न्यूटन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू पावर 5 डाइन, है ना। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू पावर 5 डाइन। वो वाली डाइन नहीं, वो डायन होता है, डायन, है ना। जो घर में मम्मी लोग डायन, तो वो अलग चीज है, वो डायन अलग है, ठीक है। वेक्टर, ये कैसी क्वांटिटी कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी जो डायमेंशंस होती है MLT - 2 होती है। ठीक, तो ये फोर्स के बारे में थोड़ी सी बात हो गई। यानी फोर्स क्या कहेंगे, पुश और पुल है। व्हेन इट इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी तो बताया जाएगा कि स्टेट ऑफ बॉडी विल बी चेंज, या बॉडी क्या हो जाएगी, डिफॉर्म हो जाएगी। यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है या फिर डाइन होती है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू पावर 5 डाइन हो जाएगा। ठीक, वेक्टर क्वांटिटी है, MLT - 2 होता है। अब पेज नंबर 90 पर दिया हुआ लॉ ऑफ इनर्शिया, द लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक, अब ये क्या चीज है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया हेडिंग में लास्ट पैराग्राफ पर, है ना, बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ जहां से लिखा है टू समराइज, पेज नंबर 91 पर, टू समराइज इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो मिला, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, वहां से शुरू करना है। वहीं उतनी ही बातें लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में बताई जा रही है। चलिए, तो लॉ ऑफ इनर्शिया का मीनिंग क्या होता है। इनर्शिया का मीनिंग होता है रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी चेंज का विरोध करना। मतलब हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, अगर हमको बदलोगे तो फिर ठीक नहीं होगा। बात वही है ना, कि अगर आपको कोई जबरदस्ती बदलना चाहे तो आपको लगे अच्छा नहीं लगेगा, तो यही इनर्शिया होता है, ठीक है ना। यानी जो बॉडी जैसे है वैसे ही रहना चाहती है। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, अगर रेस्ट में है आप मोशन में लाना चाहेंगे उसे तो वो रोकेगी, कहेगी ना तुम हमें मोशन में मत लाओ। अगर मोशन में है तो आप उसे रेस्ट में लाना चाहेंगे तो कहेगी ना तुम हमें रेस्ट में मत लाओ। वो क्या करेगी, एक अपोज करेगी, जो चेंज होगा उसका विरोध करेगी, उसका अपोज करेगी। ठीक, तो यही होता है क्या, इनर्शिया। तो अब इसको फिजिकल मीनिंग में कैसे समझा जाए, तो इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो। ठीक, क्या है, यानी एफ नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो। तो ए बॉडी एट रेस्ट, तो ये रहेगी, क्या रहेगी, हमेशा चाहेगी कि रेस्ट में ही रहे, है ना। ये बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यूस टू रिमेन एट रेस्ट, ये हमेशा रेस्ट में रहना चाहेगी। अगर बॉडी क्या है, कहेंगे इन मोशन, तो कंटिन्यूस टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये हमेशा वेलोसिटी यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रहना चाहेगी। कुल मिला के मतलब अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी। यूनिफॉर्म मोशन, याद रखिएगा यूनिफॉर्म शब्द लगा हुआ, यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक, क्लियर होगी बात। मतलब ये कि इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, ए बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यूस टू रिमेन एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन कंटिन्यूस टू मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब जो जैसा है वैसे ही रहना चाहेगा, अगर उसमें चेंज करेंगे जबरदस्ती तो वो उसका अपोज करेगा, कहेगा ना ऐसा मत करो हमारे साथ। ठीक, कुल मिलाकर बात, और यही प्रॉपर्टी, यानी ये जो बॉडी है, बॉडी के अंदर कोई भी बॉडी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो ऐसा ही चाहता है, और इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया। क्या कहते हैं, इनर्शिया। दिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया, है ना, इनर्शिया कहते हैं इसको। अगर ये इनर्शिया कब अप्लाई होगा, जब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तभी, है ना। नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो का मतलब ये जरूरी नहीं है कि अब बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहे, मूव है तो मूव। कभी कभार क्या होगा, आपको कई केसेस पढ़ने को मिलेंगे कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो फिर भी बॉडी कंटिन्यूअसली मूव कर रही है, जैसे कि किसी स्मूथ सरफेस पर कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट, है ना, मूव करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से।
तो हम उसमें कहेंगे यानी वो बॉडी क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम में है, यानी उस पे एफ नेट 0 लग रहा है और बॉडी रिमेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चल रही है। ठीक, तो वो भी केसेस पढ़ने को मिलेंगे। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कुल मिलाकर? कुल मिलाकर मतलब है कि ए बॉडी डज नॉट चेंज, है ना, ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर मोशन। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सब, दैट इज ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस, जब तक कि एन एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक बाहरी फोर्स, ठीक ना, फोर्स कंपेल्स इट, यानी जब तक इस पे कोई प्रभाव अपना न डाले, टू चेंज द स्टेट, टू चेंज दैट स्टेट। कुल मिलाकर इसका मतलब यही है। पूरी आराम से बात को समझिए, पूरी आराम से बारी कि ये क्या है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब है रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी रेजिस्टेंस टू चेंज, चेंज का विरोध करना, अपोज करना। ठीक, इसका मतलब क्या है, कहेंगे ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स कंपेल्स इट टू चेंज दैट स्टेट। क्लियर हो गई बातें इतनी? ये हो गया लॉ ऑफ इनर्शिया। अब आगे चलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का पहला नियम। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चलिए, पेज नंबर 91 पर दिया हुआ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, पेज नंबर 91 पर एक काली काली मतलब काला अक्षर भैंस बराबर मोटा मोटा लिखा है, ठीक है ना, काला अक्षर भैंस बराबर मोटा मोटा। एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट of rest or uniform motion in straight line unless compelled by some external force to act otherwise। मतलब समझिए इसका, यानी यही बात लिखी गई है, एवरी बॉडी कंटिन्यूस टू, यानी कंटिन्यूस टू बी इन स्टेट, देखिए एवरी बॉडी कंटिन्यूस टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक, इन स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू एक्ट अदरवाइज। मतलब क्या इसका मतलब इसका यह है कि जब तक किसी बॉडी पर, है ना, जब तक किसी बॉडी पर बाह्य फोर्स न लगाया जाए तब तक उस बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होगी, है ना। कोई एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगाया जाएगा तब तक उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। स्टेट चेंज का मतलब अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो स्टेट लाइन, अगर स्टेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन में है तो स्टेट लाइन चलेगी, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। इसका मतलब ये है। अब इसको जरा समझेंगे कैसे, मतलब ये कि यानी एक बॉडी अगर यहाँ रखी गई है, हमने कहा एक बॉडी इस तरीके से इस पे आपने रख दी, ठीक, बात को समझिए, ये सरफेस है और यहाँ ये रेस्ट में है। क्या है ये रेस्ट में कब तक रहेगी, कहेंगे जब तक कि इस पर एक्सटर्नल फोर्स कोई न लगाया जाए तब तक ये क्या रहेगी, रेस्ट में रहेगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने कहा कि ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये बॉडी और ये यूनिफॉर्म मोशन यानी एक्सेलरेशन 0 इसका, यानी क्या है यूनिफॉर्म मोशन, इस बॉडी में क्या है, कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन है। तो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यानी एक्सेलरेशन क्या है 0। तो ये क्या है बॉडी, कहेंगे यानी ये मोशन की स्टेट ये तब तक नहीं बदलेगी जब तक कि यहाँ पर एक फोर्स न लगाया जाए। इसका मतलब ये हुआ, यानी एक्सेलरेशन कितना है इसका 0। इसका मतलब ये हुआ कि इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी 0 इट्स एक्सेलरेशन भी 0। तो इस बात को लिख लिए, दैट इज, आपके एनसीईआरटी में सब कुछ दिया हुआ है, कहीं अलग से नहीं पढ़ाया जा रहा। ये ना लगे कि कहां से बता रहे हैं, अरे एनसीईआरटी से बता रहे हैं, यहीं से तो पेपर आ रहा है, चाहे केमिस्ट्री चाहे फिजिक्स चाहे बायो हो। तो दैट इज इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ठीक ऑन ए बॉडी इज 0। आराम से एकदम लिखिए, ऑन ए बॉडी इज 0। तो क्या होगा, इट्स एक्सेलरेशन इज 0, इट्स एक्सेलरेशन इज 0। मतलब क्या हो गया इस बात का, यानी एफ नेट अगर हम कह दें कि 0 है, इसका मतलब ये जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी 0, यानी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। यानी यूनिफॉर्म मोशन का मतलब एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 का मतलब होता है डेल्टा वी, यानी चेंज इन वेलोसिटी 0। दैट इज वेलोसिटी क्या है, कहेंगे कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। समझ आ रही पूरी बात, ये छोटी छोटी बातें हैं अभी,
अभी उतना कैलकुलेशन और मैथमेटिकल पार्ट अभी इसका आएगा, पहले हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक, इसका मतलब एक्सेलरेशन कैन बी नॉन जीरो, इसको हम लिख सकते हैं, दैट इज, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन कैन बी नॉन जीरो। ठीक, ओनली इफ देयर इज a net external force, ठीक, act on the body, if there is, ठीक ना, a net external force act, ठीक ना, force to act on the body, ये एनसीईआरटी की लाइन है। मतलब ये कि अगर एफ नेट हम कह दें कि नॉन जीरो है, तो इसका मतलब बॉडी का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, नॉन जीरो होगा, वो भी जीरो नहीं होगा। अब पूरी कहानी का मतलब क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी, कहेंगे इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक, इन स्टेट लाइन अनलेस, यानी कब तक वो रेस्ट में रहेगी या कब तक, ये पूरी कहानी का मतलब एवरी बॉडी चाहे वो जो भी हो, वो हमेशा उसी तरह से बना रहना चाहेगी, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में, स्ट्रेट लाइन वाले में, ठीक ना, अनलेस, तब तक कहेंगे जब तक कि क्या, कि कंपेल्ड बाई सम एक्सटर्नल फोर्स टू एक्ट अदरवाइज। अब इसका मतलब यानी कि एक बॉडी रेस्ट में तो ये रेस्ट में रहेगी, कब तक रेस्ट में रहेगी, जब तक कि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो है ए जीरो है, ए जीरो का मतलब एक्सेलरेशन जीरो यानी चेंज इन वेलोसिटी जीरो है, यानी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, दैट मींस यूनिफॉर्म मोशन है। ये कब तक ऐसा बना रहेगा, जब तक कि इस पे एफ नेट क्या हो, जीरो रहेगा, या कोई हम ये कह दें एफ नेट जीरो रहे, या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे तो ये बॉडी का स्टेट जो यूनिफॉर्म मोशन का वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इसी बात को फिर से बता रहे हैं कि इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो, इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो, यानी एफ नेट जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो, मतलब यानी एक्सेलरेशन कैन बी नॉन जीरो, एक्सेलरेशन तभी नॉन जीरो होगा, यानी जीरो ना हो कि मतलब कुछ एक्सेलरेशन मिले बॉडी में, वो कब मिलेगा, ओनली इफ देयर इज नेट एक्सटर्नल फोर्स टू एक्ट, अगर कोई फोर्स इस पे काम करेगा तब, वरना नहीं, यानी एफ नेट नॉन जीरो मतलब यानी एक्सेलरेशन शुड बी नॉन जीरो। ठीक, ये है भाई कहानी। अब यहां पे देखिए एक बात उसी पैराग्राफ में बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए, हालांकि बड़ा सिंपल सा ले रहे हैं ये, चलिए जैसे एक कार है, कह रहे हैं कार है, कार ऐसे ही होती है, एक कार है, थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है अगर ये एक्सेलरेट कर रही है तो कुछ फोर्स इस पे लग रहा होगा इधर की तरफ, तो एक्सेलरेट करने का मतलब, कार के एक्सेलरेट करने का मतलब क्या, नहीं वो तो ठीक है, किसी फोर्स की वजह से वो आगे की तरफ जा रही है, उसमें एक एक्सेलरेशन होगा। अगर वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाए तो क्या होगा, कांस्टेंट मतलब यानी एक्सेलरेशन जीरो हो जाए तो क्या होगा, क्या इसमें एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट, जीरो नहीं, एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो जाए। बात को समझिए, यानी यूनिफॉर्म, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ना इक्वेशंस ऑफ मोशन में, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है, यानी न वेलोसिटी न घट रही है, सॉरी वेलोसिटी कांस्टेंट, हम ये कह दें कि यूनिफॉर्म, यानी क्या है, यहां पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, इसका मतलब यह है कि एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। अब ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ये चल रही है तो इसका मतलब इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स तो लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये वाली बात तब पॉसिबल होगी जब ये एफ इसके बराबर हो जाए, यानी एफ क्या हो जाए, इक्वल टू एफ, यानी फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यानी एफ नेट क्या है, जीरो, दैट मींस एफ नेट यानी नेट फोर्स, बात को समझिएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा बॉडी पे, जीरो, इस कार पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, इस समय एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो हम कह देंगे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट यानी यूनिफॉर्म। अब पूरी कहानी समझ में आ रही है, यानी कि भाई डेली लाइफ में एप्लीकेशन देखना होगा ना न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, यानी कोई बंदा अगर कार चला रहा है तो कार चलाने का क्या मतलब हुआ, उसमें एक वेलोसिटी क्रिएट करना, एक्सेलरेशन क्रिएट करना, और वो एक फोर्स की वजह से ही होगा, यानी एक फोर्स लग रहा है इस पर और वो आगे की तरफ, तो इसके ठीक टायर और रोड के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा,
यानी ये फ्रिक्शनल फोर्स और ये वाला फोर्स अप्लाइड फोर्स जब बराबर हो जाएगा तो कहेंगे कि ये जो एक्सेलरेशन है वो जीरो होगा और वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट, यानी यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन होता, वो ये होने लगेगा। इतनी बात तो क्लियर। अगर मान लीजिए एफ ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, यानी एफ इज ग्रेटर देन एफ, तो कहेंगे एफ नेट अब जीरो नहीं होगा, एफ नेट क्या हो, या फिर यूं हो जाए कि एफ जो अप्लाइड फोर्स है इज लेस देन एफ, फ्रिक्शनल फोर्स से कम हो, तो दोनों केसेस में एफ नेट नॉन जीरो। जब एफ नेट जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, कहेंगे जीरो नहीं होगा। जब एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। अब यानी वेलोसिटी क्या है, कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। क्लियर है बातें, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है ये? यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का मतलब ये है कि आप फोर्स, अगर मान लीजिए कोई बॉडी रखी गई है और जिस स्टेट में हो, चाहे वो रेस्ट की हो चाहे मोशन की हो, और मोशन किस टाइप का, कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन, बात को समझिएगा, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब यानी हमेशा एक जैसा ही बना रहे, ऐसा वाला मोशन। या फिर बॉडी क्या हो, रेस्ट में। ये कब तक बनी रहेंगी, ये स्टेट कब तक बनी रहेगी किसी बॉडी की, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। ठीक, अगर मान लीजिए एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया और एफ नेट जीरो हो गया तब भी यही स्टेट बनी रहेगी। बात को समझिए, इक्विलिब्रियम में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, अगर एफ नेट जीरो हो जाए यानी नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए, एफ नेट समझते हैं, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए तब भी हम यही कहेंगे कि यानी एक्सेलरेशन जीरो है। हो सकता है कि वो रेस्ट में हो जाए। इक्विलिब्रियम वाले केस में एफ नेट जीरो हो जाता है तो बॉडी यानी इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम दो तरीके से हो सकती है, यानी यूनिफॉर्म मोशन वाली इक्विलिब्रियम है या फिर रेस्ट वाली इक्विलिब्रियम है। तो दोनों बातें यहाँ पर, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में या फिर यूनिफॉर्म मोशन में, यानी उसका स्टेट तब बदलेगा जाके जब तक हम उस पर कोई बाहर से फोर्स न लगा दे, एक्सटर्नल फोर्स न लगा दे। तो यही बातें यहाँ समझा रहे हैं। ठीक, एनसीईआरटी में आपके पूरे पैराग्राफ में पूरी कहानी इतनी निकल के आ रही है कि इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो दैट मींस इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो, यानी एफ नेट जीरो। ये ठीक, यानी एक्सेलरेशन कैन बी नॉन जीरो ओनली इफ देयर इज अ नेट एक्सटर्नल फोर्स टू एक्ट, ठीक, ऑन द बॉडी। यानी एफ नेट नॉन जीरो, इसका मतलब एक्सेलरेशन नॉन जीरो, तो यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होने लगेगा। यानी मोशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। हो सकता है वेलोसिटी बढ़ती हुई हो या फिर डिक्रीज करती हुई हो, दोनों बातें वहां पे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर समझा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए एक कार है, ठीक, ये रोड पर चल रही है, इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और यहाँ एक फ्रिक्शनल फोर्स। अगर ये दोनों बैलेंस हो जा रहे हैं, दोनों क्या है, बैलेंस हो जा रहे हैं। बैलेंस होने का मतलब ये है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स यानी नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल नेट फोर्स ऑन द बॉडी या कार इज जीरो। इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक, तो यहां पर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन काम कर रहा है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो। ठीक, अगर ये ज्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए तो कहेंगे एफ नेट नॉन जीरो आएगा, एफ नेट की कुछ वैल्यू आएगी, हो सकता है पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी एक्सेलरेशन या फिर डिसेलरेशन मोशन हो सकता है ना, एक्सेलरेशन या फिर डिसेलरेशन मोशन हो सकता है, यानी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अब नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। तो इतनी बातें आप नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर आगे चलते हैं। चलिए, यहां दो एग्जांपल और लिए हुए, ठीक है ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ से रिलेटेड दो एग्जांपल। एक तो हमने कर लिया वो कार वाला, जिसमें देख लिया कि वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कौन सा मोशन में, तो कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन में। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी ऑब्जेक्ट। ठीक, दूसरी चीज यहां पर एक एग्जांपल फिर इसी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। आ जाइए पेज नंबर कहां पर, पेज नंबर 91, लास्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 91 जो दूसरी तरफ का लास्ट वाला पैराग्राफ है। ट्रू सिचुएशन यहाँ पे ऑब्जर्व करने कह रहे हैं कि मान लीजिए एक स्पेसशिप, स्पेसशिप का मतलब होता है अंतरिक्ष यान, आउट इन इंटरस्टेलर स्पेस। मतलब इंटरस्टेलर स्पेस का मतलब यानी वो जो उपग्रहों के यानी ग्रहों के बीच में, ठीक है ना, उससे बाहर, आउट इन। आउट इन का मतलब इंटरस्टेलर स्पेस से बाहर, किसी बाहर मतलब यानी स्पेसशिप अंतरिक्ष में। ठीक, कुल मिलाकर ये, और कहा जा रहा है कि फार फार, बात को समझिएगा बड़े ध्यान से, बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। यानी एक स्पेसशिप है, ठीक, आउट इन इंटरस्टेलर स्पेस है, फॉर यानी बहुत दूर है, किससे, फ्रॉम ऑल द अदर ऑब्जेक्ट्स, सभी ऑब्जेक्ट से ये बहुत दूर चला गया। यानी स्पेसशिप क्या हुआ, कहेंगे स्पेसशिप अंतरिक्ष में सभी ऑब्जेक्ट से दूर है। सभी ऑब्जेक्ट्स का मतलब सभी ग्रहों से दूर है, वो किसी पर भी किसी का प्रभाव नहीं पड़ रहा, ऐसा कुछ है मामला। तो उस समय क्या होगा, यानी लिखा रहे कि फ्रॉम ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स, एंड उसके बाद क्या हो रहा है, ऑल ऑफ इट्स रॉकेट्स टर्न ऑफ,
यानी इसके रॉकेट को क्या किया, टर्न ऑफ, बंद कर दिया जा रहा है। यानी सभी रॉकेट्स, मतलब स्पेसशिप के जितने रॉकेट्स हैं, रॉकेट्स का मतलब वो जो इंजन से है ना, इंजन में जो फ्यूल भरा हुआ है जिससे वो चल रहा है, ठीक है ना, वो चीज यानी रॉकेट्स हो गए। यानी उसके सभी रॉकेट्स बंद कर दिए गए, कुल मिलाकर उसका फ्यूल या उसका इंजन बंद कर दिया गया। यानी स्पेसशिप को अंतरिक्ष में भेजा गया, इंटरस्टेलर स्पेस में, ठीक, और वहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है, सभी से वो बहुत दूर है, और उसके सभी इंजन बंद कर दिए गए। अब क्या होगा, तो कह रहे हैं यानी इसका मतलब यानी किसी भी ऑब्जेक्ट्स का उस पर कोई लेना देना न होने का मतलब कोई ऑब्जेक्ट उस पर किसी भी टाइप का फोर्स नहीं लगा पाएगी। यानी इस समय जो ये स्पेसशिप है उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। तो इस बात को बता रहे हैं देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इसका मतलब हुआ देयर इज नो, यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम कर रहा। तो क्या होगा, यानी एक्सेलरेशन, जो स्पेसशिप का एक्सेलरेशन है वो जीरो होगा। जब जीरो होगा तो इट मस्ट कंटिन्यू टू मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका मतलब है कि वो जाहिर सी बात है कि वो क्या होगा, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ही रहेगा। अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट से उसका लेना देना हो गया तो क्या होगा, कहेंगे वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, और वो फोर्स होता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। उस फोर्स की वजह से उसमें एक एक्सेलरेशन होगा। हो सकता है कि वो एक किसी मतलब ये स्पेसशिप है और किसी मान लीजिए प्लेनेट के चारों तरफ को घूमना शुरू कर दे, ठीक है ना, तो वहां पे एक्सेलरेशन वहां पे काम करेगा mv²/r। तो ये बातें कहां से आ रही, न्यूटन फर्स्ट लॉ के कंसिस्टेंसी से, मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ के अनुरूप क्या क्या चीजें हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ के अनुरूप बहुत सारी चीजें हैं नेचर में जो कि न्यूटन फर्स्ट लॉ से संबंधित है। जैसे ये इसी की बात कर रहे हैं वो, ठीक। और अभी हमने देखा कार वाला मोशन, जिसमें कि एक एग्जांपल लिया था वो कार वाला, कि कार कोई ठीक किसी रोड पर अगर वो चल रही है यानी एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेट नहीं, वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, तो इसका ये मतलब है कि यूनिफॉर्म मोशन तभी है जब वो फ्रिक्शनल फोर्स और लगाया गया फोर्स यानी अप्लाइड फोर्स जब दोनों क्या हो, बराबर हो जाए। इसका मतलब नेट फोर्स ऑन द कार इज जीरो, यानी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा कार का, जीरो। और ये कार जो कार है वो किस स्टेट में, कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन के स्टेट में, यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन या यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के स्टेट में। तो दूसरा एग्जांपल उसी को बता रहे हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट या फिर इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, देन किसमें कहेंगे, अगर रेस्ट में हो या फिर यूं कह लिया जाए कि यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में। कौन सा, यूनिफॉर्म लीनियर, नॉट सर्कुलर। सर्कुलर होगा तो काम गड़बड़ा जाएगा क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन होगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी है वो होती है भैया वेक्टर क्वांटिटी, और डायरेक्शन का मामला है अगर पार्टिकल एक बार यहां पर है फिर उसके बाद यहां पर है, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन एक बार यहां मिलेगी और एक बार यहां मिलेगी, यानी डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है। तो चेंज इन डायरेक्शन आप निकाल लेंगे और चेंज इन वेलोसिटी यानी चेंज इन वेलोसिटी निकाल लेंगे, और जब चेंज इन वेलोसिटी निकाल लेंगे तो इसमें एक टाइप का एक्सेलरेशन मिलेगा। क्लियर है बात, तो एक्सेलरेशन हो सकता है, इसलिए कहा जा रहा है कि लीनियर या स्ट्रेट लाइन, लीनियर या फिर स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो आगे बता रहे हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट या फिर इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन देन फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, अगर उस बॉडी पर फिर सारे फोर्स क्या होंगे, जीरो होंगे, ठीक। तो यहां पर मे आर मे नॉट बी जीरो। अब बात को समझिएगा, देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म लीनियर मोशन देन फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी मे आर मे नॉट बी जीरो बट नेट फोर्स, बात को समझिए, कौन सा फोर्स, जो नेट फोर्स है एफ नेट ऑन बॉडी मस्ट बी जीरो, ठीक। जैसे वही कार वाला एग्जांपल लिया गया था, कार वाला एग्जांपल लिया गया था। तीसरी सिचुएशन ये बता रहे हैं, यहां पर एक एग्जांपल और ले रहे हैं, कह रहे हैं कि मान लीजिए अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ, ठीक, ये इस तरीके से, तो जाहिर सी बात है कि इस पर एक फोर्स लगेगा, यानी इसका वेट नीचे की तरफ होगा, और ये वेट होगा किसकी वजह से, कहेंगे ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यूं कह लीजिए। और इसके ठीक ऊपर यहां पे इसका नॉर्मल लगेगा या रिएक्शन कह लीजिए, ठीक, रिएक्शन फोर्स इसको कहेंगे, या नॉर्मल फोर्स, आर से डिनोट किया जाए इसको, नॉर्मल फोर्स। अब ये रेस्ट में है, इसका मतलब ये जो वेट है ये नॉर्मल फोर्स को बैलेंस करता है, ठीक है। जो ये जो चीज है, यानी इसका मतलब यहां पर क्या है कि R इज इक्वल टू वेट के बराबर है। ऑब्जेक्ट क्या है इस समय, रेस्ट में, ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। पूरी कहानी समझ में आ रही है। ये जो रिएक्शन फोर्स होता है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, अपने आप एडजस्ट कर लेता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अब मतलब क्या है इस पे,
सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब क्या है? मतलब ये है कि मान लीजिए आप इस पे क्या कर रहे हैं कि एक फोर्स और लगा रहे हैं ऊपर की तरफ अलग से, ठीक, अलग से, लेकिन फिर भी बॉडी क्या है, रेस्ट में। फिर भी बॉडी क्या है, रेस्ट में। जैसे मान लीजिए हमने एक ऊपर हल्का सा इस पे फोर्स लगा दिया, इसको उठाने का प्रयास किया लेकिन ये उठ नहीं रही, ठीक है, ये फोर्स लगा दिया, तब ये रिएक्शन क्या कहेंगे, एडजस्टिंग। मतलब यानी अब कुल मिलाकर इस पे जो बॉडी पर फोर्स लग रहा है वो 3 टाइप का लग रहा है। एक तो ये मान लीजिए ये आर था और ऊपर की तरफ ये है और यहां पर वेट है। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, इस सिचुएशन में ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाता है इसका, ठीक है ना, ज्यादा परेशान मत होइए, ये चीजें कांस्टेंट मोशन वगैरह आएगा धीरे धीरे, काहे घबरा रहे हैं। ये इधर नीचे की तरफ ये वेट है इसका, डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करिए, ठीक। तो इसका मतलब यहां पर जो आर की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, कहेंगे यानी इधर का फोर्स इज इक्वल टू इधर का फोर्स, यही तो होगा, यानी F प्लस आर इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब यहां पर जो आर आएगा वो क्या हो जाएगा, कहेंगे डब्ल्यू माइनस एफ। यानी अब आर की जो वैल्यू है देखिए इस आर से अलग आ गई, इसका ये मतलब हुआ आर अपने आप एक एडजस्ट यानी सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ठीक, ये कम ज्यादा होता रहेगा, ठीक है। तो ये बातें ये आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल है न्यूटन फर्स्ट लॉ से रिलेटेड, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, ये बातें नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते कुछ बातें और इस थियरी में बताए हैं, ठीक है ना, कुछ बातें और थ्योरेटिकल बातें हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे। इसको नोट करिए। फिर चलिए आगे पैराग्राफ में लिखे हैं, यहीं पर पेज नंबर 93 पर जब आप आएंगे तो आपको पहली लाइन लिखी हुई है कि द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया कंटेन्ड इन द फर्स्ट लॉ इज एविडेंट इन द मेनी सिचुएशन। यानी कई ऐसी चीजें हैं कि जिसमें फर्स्ट लॉ यानी लॉ ऑफ इनर्शिया कह लीजिए सीधे सीधे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज लॉ ऑफ इनर्शिया ही था एक्चुअली। लॉ ऑफ इनर्शिया का कांस्टेंट गैलीलियो साहब ने बताया था, ठीक। तो कई ऐसी सिचुएशन है जिसमें फर्स्ट लॉ और प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, यानी फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया कई चीजें आपको एक साथ देखने को मिलेगी। ये दोनों एक ही बात कई सिचुएशन में देखने को मिलेंगी। जैसे पहली बात कह रहे हैं कि वी आर स्टैंडिंग इन अ बस, स्टेशनरी बस, एंड द ड्राइवर स्टार्ट द बस सडनली, और वो क्या करे, बस को अचानक से चालू कर दे, स्टार्ट कर दे, आगे की तरफ बढ़ा दे, ऐसा मान के चलिए ये है सिचुएशन। बात को समझिए, ठीक। ये बस है, बस इतनी भय भी, तो आज छोटी छोटी बातें थी, अक्सर ये लोग छोड़ देते हैं, है ना, ये वाली बातें छोड़ देते हैं, लेकिन इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इसका इंपॉर्टेंट रोल है। चलिए ये है बस, ठीक, और बस का जो ड्राइवर है वो ये देखिए ड्राइवर, और ये इसका हैंडल, ये ड्राइवर इसको हैंडल को पकड़ के और ये देखिए आराम से बैठा हुआ है और इसका एक पैर एक्सीलरेटर पे लगा, ठीक है ना, ये ऐसे आराम से सीट पे ये बैठा हुआ और एक बढ़िया से चला रहा है, देख रहे हैं बढ़िया चला रहा है कि नहीं। अब ये अचानक से स्टार्ट कर दिया जाए, अब गुल्लू भाई साहब यहाँ खड़े थे, कहां पर, यहाँ पर, ये ऐसे, ठीक, ऐसे खड़े थे। अगर ये सरफेस मान लीजिए ये जो सरफेस है स्मूथ, ये जो सरफेस स्मूथ हो तो क्या होगा, जैसे बस स्टार्ट होके आगे चलेगी ये पीछे आके यहां धक्का खा जाएंगे, सीधी सी बात अगर इस पर, लेकिन इसमें फ्रिक्शन होता है, इसमें क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, क्योंकि ये क्या है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन होने की वजह से बस जैसे स्टार्ट होगी तो ये जो ह्यूमन बॉडी होती है ये नॉन रिजिड बॉडी है, ये कैसी है, कहेंगे नॉन रिजिड बॉडी होती है। अब स्टार्ट होगा तो पैर जैसे स्टार्ट होगा तो बस आगे की तरफ मूव करेगी, तो ये पैर भी आगे की तरफ मूव करेगा इसी के साथ, तो पूरी बॉडी यानी पैर तो हमारा आगे चला गया झटके से आगे, लेकिन अब पूरी बॉडी यानी क्या है, स्टेट क्या थी, रेस्ट की, यानी इनर्शिया क्या चाहेगा, इनर्शिया ये चाहे, इनर्शिया का मतलब बॉडी क्या चाहेगी, बॉडी इनर्शिया क्रिएट, बॉडी में इनर्शिया, इनर्शिया का मतलब यानी रेजिस्टेंस, ये चेंज करना चाहेगा, लेकिन यानी इसका अपोज करना चाहेगा, यानी मतलब ये पैर आगे जाया, पैर आगे चला गया हल्का सा का मतलब बहुत आगे थोड़ी चला है वरना गिर जाएंगे धड़ से, मतलब ये पैर जैसे ही आगे जाएगा बॉडी क्या होगी, इसको एडजस्ट करने का कोशिश करेगी, तो पीछे धक्का लगेगा, कुछ देर बाद फिर वो नॉर्मल हो जाती है। फिर यही सिचुएशन क्रिएट होगी कब, जब ब्रेक लगेगा, तो अचानक से पैर रुकेगा
अब पूरी बॉडी क्या होगी, मोशन में रहेगी उस समय। जब पूरी बॉडी मोशन में रहेगी तो अचानक से जब पैर रुक गया तो बॉडी का मोशन अब खत्म हो, तो इसके लिए क्या हो, बॉडी का मोशन यानी रेस्ट में आए पूरी तरीके से, तो इसके लिए बॉडी कुछ आगे की तरफ झुक जाती है। तो यही बातें यहाँ बता रहे हैं, यानी बस में धक्का खाना, कुल मिला के यही बातें यहाँ बता रहे हैं, ठीक है ना। चूंकि जो हमारा पैर है जो फिट है वो क्या होगा, बस के साथ आगे निकलता, और बॉडी के पूरी जो शरीर है, पूरी ये जो बॉडी है वो क्या होगी, कहेंगे नॉन रिजिड बॉडी है, और ये क्या है, इसका मतलब इसमें जो इनर्शिया है वो अभी बना रहेगा, और इनर्शिया खत्म कब होगा, कहेंगे जब खत्म तब होगा जब पूरा मोशन में आ जाए। क्लियर है बात। तो कुल मिलाकर यही बात लिखे हैं कि वी आर स्टैंडिंग इन अ स्टेशनरी बस और द ड्राइवर स्टार्ट सडनली, यानी ड्राइवर स्टार्ट द बस सडनली, और ड्राइवर ने बस को सडनली स्टार्ट कर दिया। तो उस समय क्या हो रहा, कहेंगे देखिए इनर्शिया और ये दोनों बातें एक साथ कैसे हैं। इनर्शिया और दोनों बातें एक साथ इसलिए हैं कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया गया था इस पर, तब तक कुछ नहीं हो रहा था। जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया, इसमें स्टेट इसकी चेंज हो गई, यानी रेस्ट से ये मोशन में आए भाई साहब। इनर्शिया क्या है, इनर्शिया ये चाह रही थी, इनर्शिया की वजह से, यानी प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया की वजह से बॉडी क्या है, कहेंगे ये स्टेट अपनी स्टेट को मेंटेन करना चाह रही थी, लेकिन हो नहीं पाया। हो इसलिए नहीं पाया कि उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा, यानी ये रेस्ट में थी तो ये रेस्ट में रहना चाह रहा था, है ना बंदा। तो लेकिन इसका पैर आगे चला गया, तो ये अपने आप को फिर भी सोच रहा था कि हम रेस्ट में कर लेंगे, है ना, हीरो बनेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स काम कर गया और पीछे की तरफ इसे धक्का लगेगा। तो धक्का किधर लगता है, पीछे की तरफ, तो इस पे धक्का पीछे की तरफ, जब बॉडी रुकेगी तो धक्का यानी आगे की तरफ वो झुक जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल इसी तरीके से, जैसे डस्ट, 9th में पढ़े थे सब, डस्ट कमिंग आउट मैट व्हेन बीटिंग, है ना, कंबल से धूल झाड़ना, कंबल से धूल झाड़ना किसी डंडे से लेकर, मतलब ना जब उसको पीटते हैं किसी कंबल को तो क्या होती है, उससे धूल निकलती है। ऐसे कैसे हो जाता है, डस्ट को निकल, देखिए क्या होगा कि कंबल है, सब कुछ रेस्ट में है पूरा, लेकिन जैसे ही आपने अचानक से उसको मारा, सडनली बीटन किया, यानी सडनली उस पर एक प्रहार किया, मारा उस पर, तो क्या होगा, अब पूरा जो कंबल है उसके जो ऊन है, धागे हैं, वो क्या हो गए, एक मोशन में आ गए, लेकिन उससे अटैच्ड तो थे नहीं परमानेंटली ये जो डस्ट पार्टिकल, तो इसकी वजह से क्या होगा, यानी वो कंबल पीछे चला गया, धूल तुरंत झड़ के इधर आ गई, ये एक रीजन है, ठीक। तो ये भी क्या था, इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, लीव्स या फिर फ्रूट्स गेट डिटैच्ड फ्रॉम द ट्री व्हेन सेकंड, है ना, सेकंड का मतलब तेजी से हिलाना, हार्डली, अगर बहुत तेजी से अगर हम किसी ब्रांच को, है ना, किसी ब्रांच या टहनी को पकड़कर अगर हम बहुत झकझोर दें ऐसे करके, तो क्या होगा, फ्रूट्स गिर जाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि भैया सब कुछ तो रेस्ट में था, आपने अचानक से एक मोशन दे दिया, ठीक, तो वहां तक मोशन पहुंचे उसके पहले क्या हो गया, उसका अलगाव हो गया। तो ये सब सिचुएशन क्या है, यही है फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, यही सारी बातें यही, ठीक। तो यहां तक हम लोगों ने सीख लिया कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए, लेकिन ये बेसिक्स हैं, तो इससे क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे गए, कभी कभार एक आध बार एग्जाम्पल में हो जाता है, ये वाला या ये वाला या ये वाला कोई एक आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक। और ये एक स्पेसशिप वाला अभी जल्दी में पूछा गया था, ठीक है ना। तो ये स्पेसशिप वाला आपको याद रखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, सवाल यही था उसमें, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब अपने काम का पढ़ेंगे जिसमें न्यूमेरिकल खूब भर भर के आते हैं, वो है मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का क्या होगा, मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और साथ ही साथ इंपल्स। जब नेक्स्ट जो दूसरे लेक्चर में, यानी पार्ट 1 हो गया इसका, मतलब पार्ट 1 का मतलब फर्स्ट लेक्चर हो गया ये, जब सेकंड लेक्चर होगा तो सेकंड लेक्चर पूरा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और उसके कुछ नोट्स और इंपल्स तक पढ़ लेने के बाद थर्ड लेक्चर में जितने भी न्यूमेरिकल मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आए रहेंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। तो इसको आप लोग एकदम लगातार एक सीरीज में देखिएगा, वरना सब कंफ्यूजन हो जाएगा, ये वाला लेक्चर आ गया तो इसके पहले क्वेश्चन क्यों करा दिया गया, ऐसा नहीं होगा, है। जैसे पहले सारे चल रहे थे ठीक उसी तरह से ये भी चैप्टर चलेगा, ठीक। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, और खूब मेहनत से, एकदम ईमानदारी से और मेहनत से पढ़िए। धन्यवाद।